दमन का जो बदला है या जो क्रांति हम करेंगे वो बंदूकों के दम पर करेंगे। अब संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। आतंकवादी संगठन। दूसरा मैं बात करूं आपसे, समझ गए ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा मैं आपसे बात करूं, माओवादी संगठन। माओवादी संगठन, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये माओवादी संगठन क्या होते हैं? जैसे आतंकवादी संगठन आप जानते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि आतंक को बढ़ावा देना। माओवादी संगठन क्या होते हैं? जो माओ की विचारधारा से प्रेरित है, और ये चाइना में फला फूला है। इसके लिए आप एक देखना, माओवादी संगठन के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो एक थे माओ जेदांग। उनका स्टेटमेंट सुनना आप। माओ जेदांग 1950 टू 1960 के दौर में, और ये अगर आप 11th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 पर, वहां इनका जिक्र आता है, माओ जेदांग। माओ जेदांग ने कहा, ऑल पॉलिटिकल पावर्स कम फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। ऑल पॉलिटिकल पावर्स केम फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, यानी सभी राजनीतिक शक्तियां बंदूक की नाल से पैदा होती हैं। इस बात का क्या मतलब रहा? ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने कहा कि भाई जो संविधान है ना, या जो कोई भी कोड है या लॉ है, वो सिर्फ कहने मात्र के लिए, किताबों में जो वर्णित है ना, समाज के हर वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता है। अमीर के लिए न्याय आसान है और गरीब के लिए न्याय बड़ा कठिन है। उसको हम कह रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए समान है, लेकिन ऐसा सच में प्रैक्टिकली नहीं है। उन्होंने कहा जो वंचित लोग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, उनके राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए बंदूकें उठानी होंगी। और जिन लोगों ने, किनके लिए? डिप्रेस्ड क्लास यानी वंचित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के, किसी भी वंचित वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो आंदोलन चला, याद रख लेना, सामाजिक उत्थान के लिए। तो माओवाद किस लिए शुरू हुआ था? किस लिए शुरू हुआ था बताएंगे? जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिसके अधिकार छीन लिए गए, उनको सोशली और पॉलिटिकली लिफ्ट ऑफ किया जा सके, लिफ्ट अप किया जा सके। टू लिफ्ट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स, उनके जो हित है वो सुरक्षित करे जा सके। तो क्या बोला, जैसे कि मान के चलो कहीं पे जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वहां एक नेता खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई तुम सारे जितने भी लोग जिनके साथ शोषण हो रहा है, तुम सब मेरे साथ हो जाओ, और हम बंदूकें ले लेते हैं, और बंदूकें लेकर हम इसका विरोध करेंगे। ये माओवाद है। माओवाद कहां से शुरू हुआ बताएंगे जरा? चाइना से। कौन इसका नेता है? माओ जेदांग ना, 1950 से 60 के दौरान चाइना में ये चला। तो ये भी कैसा हुआ? ऐसा क्या हमारी सरकार, आप बताइए, हमारा संविधान क्या बंदूकें के दम पर या हथियारों के दम पर कोई ऐसा युद्ध छेड़ा जा रहा है जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लेकर के आने की बात कर रहा है? तो क्या संविधान इसको साथी स्वीकृति देगा, एक्सेप्टेंस देगा? बताइए, यस और नो। समझते चलिए, बस थोड़ा हाँ या ना में उत्तर दोगे तो मैं समझता रहूंगा कि हाँ। ऐसा नहीं कि लिख के देना कमेंट सेक्शन में, जहां आप बैठे वहां बैठ के सोच के दे सकते हैं। आप कहेंगे भैया कभी नहीं देगा, तो कैसा हुआ? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। तीसरा, नक्सलवादी संगठन। नक्सलवादी संगठन, नक्सलिस्ट मूवमेंट। ये नक्सलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये नक्सलवाद क्या है? जैसे माओवाद चीन में पैदा हुआ कि हम जो लोगों के अधिकार छीने गए हैं उन सबके अधिकारों को हम सुरक्षित करेंगे, ऐसे ही नक्सलवाद भारत में शुरू हुआ। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे, कोई साथी बता पाएगा, कोई स्टूडेंट प्यारा, कि भाई नक्सलवाद किस वर्ष में शुरू हुआ था हमारे देश में? तो आप बोलेंगे नक्सलवाद को समझते हैं, यह समझना।
नक्सलवाद है क्या दरअसल में? नक्सलवाद की अगर मैं बात करता हूं, ये 1967 में शुरू हुआ और वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, और वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से शुरू हुआ। और उसी दार्जिलिंग जिले में एक गांव पड़ता है नक्सलवाड़ी। दार्जिलिंग जिला, गांव का नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी गांव, यहाँ इनके नेता थे, इसके जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनका नाम है चारू मजूमदार। आपसे पूछे कभी भी नक्सलवाद आंदोलन के प्रणेता कौन है? चारू मजूमदार। इनके एक सहयोगी थे कानू सान्याल। कानू सान्याल, ठीक है, कानू सान्याल हो गए इनके साथ में नक्सलवाड़ी गांव चारू मजूमदार। तो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमारे जो हित हैं उनकी रक्षा सरकारें नहीं कर रही हैं, हमारी जो पहुंच है वो सरकारों तक नहीं है, तो हमको जो अपना रिवॉल्यूशन है वो खुद लाना पड़ेगा, हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ इसको शुरू किया था अपने हितों की रक्षा के लिए, और धीरे 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 आपने देखा कि नक्सलवाद से बहुत सारे गांव प्रभावित हो गए, बहुत सारे गांव। आप मुझे बताओगे शहरों में भी नक्सलवाद होता है या नहीं? अर्बन नक्सलिज्म हमारे देश में है या नहीं, या सिर्फ वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो आप कहेंगे भैया गांवों में फैला हुआ है, लेकिन शहरों में भी नक्सलवाद के समर्थक लोग हैं जो नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित है। फिजिकली नक्सलिज्म मूवमेंट जो है वो अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो नक्सलवाद को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं उनके समर्थन में जो शहरी लोग हैं उसी को बोलते हैं शहरी नक्सलवाद। तो गवर्नमेंट, या मैं पूछूं संविधान कभी यह चाहेगा कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट चले जो हथियारों के बल पर हो? क्या नक्सलवाद को मान्यता संविधान दे सकता है? आप कहेंगे नहीं। अक्सर आप खबरें सुनते होंगे इन नक्सलवादी नेताओं ने यहां पर सरेंडर किया, आप ऐसी खबरें भी सुनते होंगे इन नक्सलवादियों ने यहां पर सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी। कई बार आप सुनते होंगे कि वहां पर जो निर्दोष लोग थे वह भी नक्सलवाद का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। तो भैया सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार बिल्कुल करती है। सरकार आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाती है, सरकार माओवादी संगठनों पर रोक लगाती है हमारे देश में, नक्सलवादियों पर सरकार रोक लगाती है। कैसे? जब नक्सलवाद शुरू हुआ उसी समय पर हमारे यहां पर एक एक्ट आया था 1967 में, यूएपीए एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? इसको लिखना कहीं किनारे पे, ठीक है। नक्सलवाद को रोकने के लिए नक्सलवाद को रोक यूएपीए 1967 आया। यूएपीए का मतलब क्या है? अनलॉफुल, जो कानूनी रूप से, एसएससी जीडी जैसे छोटे एग्जाम में पूछ लिया यूएपीए एक्ट कब आया? 2021 एसएससी जीडी में। अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967, यानी अनलॉफुल का क्या मतलब हो गया? गैर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। यूपीएसआई के लिए तुमको एक्ट पढ़ना ही पड़ता है पूरा। यूएपीए एक्ट आया। अब यूएपीए एक्ट जो आया 1967 में, इसकी धारा 3 ने क्या कहा? जो इसका धारा, देखो एक शब्द तो होता है सेक्शन, और जो पॉलिटी में पढ़ते हैं वो क्या है? अनुच्छेद। तो पॉलिटी को जो डिस्क्राइब करते हैं वो आर्टिकल्स हैं, और किसी एक्ट को जो डिस्क्राइब करते हैं वो आपका सेक्शंस होते हैं। किसी अधिनियम की व्याख्या करने वाले बिंदु धारा होते हैं, और संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु अनुच्छेद होते हैं। थम्स अप करें, बात क्लियर है? अनुच्छेद और धारा के बीच कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे?
तो इसका जो सेक्शन 3 है उसने बोला कि भाई इस तरह की सभी गतिविधियों पर रोक लगती है, और 2019 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 17 संगठनों पर रोक लगा दी गई, जिसमें आपका नक्सलवादी हो गया आपका, और आपका बहुत सारे इस्लामिक संगठन थे। लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो श्रीलंका में है। लिट्टे, ये सब हम आगे धीरे धीरे जिक्र करेंगे सबका, लिट्टे क्या था, क्यों हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई, इन्हें प्रभाकरण कौन था। तो कहने का मतलब है 17 ऐसे संगठन 2019 में जब इसमें संशोधन हुआ तो उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि भाई तुम अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो मुझे एक बार बताइए आप लोग, जब हम यहां पर बात कर रहे थे असंवैधानिक संस्थाएं कैसी होती हैं, ये समझ में आया, जो संविधान का क्या करती हैं, उल्लंघन। तो सरकार क्या करेगी, उन पर रोक लगाने के लिए अपनी तरह से कुछ एक्ट लेके आती है, उन एक्ट को फिर अप्लाई किया जाता है। बात क्लियर है। तीसरी तरह की संस्थाओं की बात करते हैं। तीसरी तरह की संस्थाएं कौन सी होती हैं? तीसरी तरह की संस्थाओं को हम बोलते हैं आपका गैर संवैधानिक, जिनका मैंने जिक्र किया था, गैर संवैधानिक। इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब इनको समझेंगे, अगर आप क्रम से चीजों को समझेंगे तभी आप विशेष बन पाएंगे, इस बात को याद रख लेना। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं, याद रख लेना, ये क्या होंगी। संविधान में क्या इनका जिक्र होता है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी होती हैं संविधान में जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है, नॉट डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान में इनका जिक्र नहीं होता है। अच्छा, दूसरी इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि संविधान को लागू करने में ये सहायक होती हैं। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन बनेगी, संविधान को लागू करने में सहायक, यानी हेल्प्स इन अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख सकते हैं छोटी सी बात। अब ये संविधान को लागू करने में सहायक कैसे, ये थोड़ा बताया जाए। देखो, ये दो तरह से होती है। गैर संवैधानिक संस्थाओं का जो गठन होता है ना, इनको जो फॉर्म किया जाएगा, इनका जो एस्टैब्लिशमेंट होगा वो दो तरह से होगा। या तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की एडवाइस पर, प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह पर, राष्ट्रपति मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की एडवाइस पर। गैर संवैधानिक संस्थाओं को कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ऐसा कभी भारत में हुआ है भैया? हाँ, नीति आयोग बहुत चर्चित उदाहरण है इसका। बताइए नीति आयोग किस वर्ष में बना था? नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015। हमने प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को जो 1950 में बना था उसको 2015 में डिसॉल्व कर दिया, नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग जो प्रेसिडेंट यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर गठन किया जाएगा उसको हम हमेशा बोलेंगे आपका कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो नीति आयोग कैसी संस्था है? कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लिखें दोस्त इस बात को, ये कैसी संस्था है? कार्यकारी संस्था। कुछ दोस्त कह रहे हैं भैया वाइट उस पर पढ़ाया करो, हम लोग इसके एग्जीक्यूटिव, हम जो है इसके वाइट बैकग्राउंड पे पढ़ना। वाइट से बैकग्राउंड से दोस्त आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। एक टीचर का ये ध्येय कभी नहीं होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड पे बच्चों को पढ़ाए। ब्लैक बैकग्राउंड की पहल मेरी ही पहल है, और इसके लिए मैंने जहां तहां जितने लोगों से बोला जा सका इसके बारे में बात की, मैंने बात की है। तो कैसे गठन होगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर, और मंत्रिमंडल की सलाह पर जो बनेंगी संस्थाएं उनको क्या बोलेंगे आप हमेशा? एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी संस्था बोलेंगे। अच्छा, एक गठन होगा, एक होगा जो संसद, संसद जिनके लिए कानून लेके आएगी, और संसद जिनके लिए कानून लेके आएगी उनको हम बोलेंगे